तो हमने सत्ता के नए केंद्र में चैप्टर में दो टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, आसियान और यूरोपीय संघ के बारे में। आज इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम समझेंगे चीन की अर्थव्यवस्था का किस प्रकार विकास हुआ और किस प्रकार आज चीन दुनिया की महाशक्ति के रूप में है। आइए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को आगे। तो क्या कह रहे हैं, देखिए कि भाई किस शुरुआती दौर चीन का क्या रहा। ठीक है, 1 अक्टूबर 1949 को चीन की स्थापना हुई। सिंपल भाषा में बोलते हैं 1 अगस्त को चीन क्या है, 1 अक्टूबर 1949 को चीन आज़ाद हुआ। आगे चीन ने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया। ठीक है, स्टार्टिंग में चीन ने क्या है, बिल्कुल अपने आप को, अपनी अर्थव्यवस्था को, सभी चीज़ों को बिल्कुल अलग कर लिया। शुरुआत में चीन ने सरकार के नियंत्रण में बड़े उद्योगों को विकास किया, क्योंकि चीन के स्टार्टिंग टाइम पीरियड में वहाँ पे साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, जिसका अर्थ होता कि सभी संसाधनों पे सरकार का नियंत्रण। ठीक है, आगे विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण विदेशों से तकनीक और सामान मंगाना मुश्किल था, इसीलिए चीन ने सभी चीज़ों का उत्पादन देश के अंदर ही करने की कोशिश की। तो स्टार्टिंग में चीन की कोई फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। इस कारण से क्या किया, चीन ने अपनी विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण उसने क्या है, खुद के यहाँ पर ही अपनी ज़रूरत के हर चीज़ों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। इसलिए आप देखोगे तो चीन के पास अधिकतर चीज़ें खुद की मौजूद है। जैसे कि आज भारत हर मामले में अमेरिका और चीन पर निर्भर है, लेकिन चीन क्या है, अपने आप को काफ़ी अलग रखता है, अलग थलग। ठीक है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर हम 1 मिनट के लिए भी भारत में गूगल की सर्विस अगर बंद हो जाती है तो हम देखते हैं कि पूरे भारत में क्या हाहाकार मच जाता है। लेकिन चाइना के पास क्या है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने अपना उस प्रकार का सेटअप, उस प्रकार अपनी व्यवस्था कर रखी है। चलिए अगला है चीनी अर्थव्यवस्था को खोलना। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था का विकास। हाँ, चीन ने अचानक से अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने की बजाय योजना के अनुसार अर्थव्यवस्था में बदलाव किया। ठीक है, तो 1972 में पहली बार चीन ने अमेरिका से संबंध बनाए। आप देखोगे तो एक कार्टून दिया गया है आपके फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, जिसमें क्या है कि एक महिला और एक पुरुष टेबल पर बैठे हुए, उस महिला का एक हाथ किसी दूसरे पुरुष के पीछे, तो वो चाइना को इंडिकेट करता है, वो महिला कि एक हाथ तो उसका यूएसएसआर के साथ है और एक हाथ उसका अमेरिका के साथ है। तो 1970 तक चीन ने पूरी तरीके से साम्यवादी अर्थव्यवस्था को बनाए रखा। लेकिन जब उसने देखा कि भाई इस व्यवस्था के साथ उसका ज़्यादा विकास नहीं हो रहा है, तो 72 में उसने क्या किया, अमेरिका से अपने संबंधों को सुधारना शुरू कर दिया। इसके 1 साल बाद यानी 1973 में उस समय चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने उद्योग, सेना, विकास और प्रौद्योगिकी को निजीकरण करने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो चाउ एन लाई जो 1973 में उस समय चीन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्या किया, तो भाई सेना, उद्योग, विकास, ठीक है, और प्रौद्योगिकी को निजीकरण, क्या है यहाँ पे, निजीकरण करने का प्रस्ताव रखा। 1978 में प्रधानमंत्री देंग शियांगपेंग ने खुले द्वार की नीति को अपनाया, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया और दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को भी खोल दिया। चलिए, अर्थव्यवस्था के खोलने के बाद क्या परिणाम पड़े चीन पर, देखते हैं। तो 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया। इससे पहले खेती क्या था, सरकार के अधीन हुआ करती थी, जिसके कारण उत्पादन बहुत ही सीमित था। लेकिन जब इसको प्राइवेटाइजेशन किया गया तो उसका देखा गया कि भाई इसमें क्या है, उत्पादन जहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद 1988 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया। इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री को भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेट कर दिया कि भाई जितना भी उत्पादन होगा सब क्या प्राइवेट कंपनियां मैनेज करेगी, सरकार की कोई भूमिका उसमें नहीं होगी। आगे सेज, तो सेज की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, स्पेशल इकोनॉमी जोन। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र हिंदी में, की स्थापना की गई। ठीक है, और चीन इसका मेंबर बना। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। तो 2001 में चीन क्या है, WTO, क्या है, WTO का मेंबर बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रक्रिया को चीन के उत्थान कहा जाता है। तो इन्हीं सभी क्रम जो पॉइंट हमने ऊपर अभी समझे, इन्हीं को चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान या चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चीन की नई आर्थिक नीति के क्या क्या वहाँ पे परिणाम हुए। तो क्या है, अर्थव्यवस्था में तेजी से गति है, अर्थव्यवस्था क्या हुई, काफ़ी तीव्र गति से आगे करने लगी। कृषि के निजीकरण की वजह से किसानों की आय बढ़ गई। चीन में विदेशी निवेश की मात्रा में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, क्योंकि उसने क्या खुले द्वार की नीति को अपनाया, सेज की स्थापना की, WTO जैसे संस्थाओं में जुड़ गया, जिसके कारण क्या है, बड़ी संख्या में विदेश जो उसका व्यापार है उसे बढ़ावा देखने को मिलता है। विदेशी कंपनियों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया,
चाइना ने भी इधर उधर देशों में जाकर के अपनी कंपनियों को इन्वेस्ट किया। हाँ, विदेशी मुद्रा की मात्रा बढ़ी और चीन ने दूसरे देशों में निवेश करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या है वहाँ भारत में क्यों सॉरी चीन में फॉरेन करेंसी लगातार फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि एक तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा और चीन ने भी दूसरे देशों में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया बड़े पैमाने पर। नेक्स्ट, चीन विश्व में आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। तो आज हम जानते हैं कि चीन क्या है, दुनिया की काफ़ी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के संबंध, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं समस्याएं, दोनों देशों के बीच में समस्याएं किन किन बातों को लेकर के। तो 1960 से पहले तक तो कुछ संबंध ठीक थे, लेकिन 1962 में जाकर के हमारे संबंध चीन के साथ बहुत ज़्यादा बेकार हो गए। 1950 के टाइम पीरियड में एक बहुत ही प्रचलित नारा है हिंदी चीनी भाई भाई का। उसका मतलब है कि दोनों देशों के संबंध बहुत ही अच्छे हैं, भाई भाई वाले संबंध हैं। 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत बुरी तरीके से हार गया। जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का सीमा विवाद। तो चीन क्या है, जम्मू कश्मीर के कई सारे हिस्सों अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पे अपना अधिकार जमाता है, अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है, जिस कारण से भी दोनों देशों के बीच में संबंध काफ़ी ज़्यादा खराब है, संघर्ष चलता है। तिब्बत पर चीन का कब्जा जमाना, ये एक बहुत बड़ा सबसे फर्स्ट स्टेप था संबंध बिगड़ने के। कि 1957 में जब चीन ने क्या किया, तिब्बत पर आक्रमण किया, उसके कुछ लोग भारत में जब आकर के शरण ले लिए और भारत ने जब उनको शरण दे दी, इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच में संबंध काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए। भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देना। तो दलाई लामा एक तिब्बत के एक बहुत ही प्रचलित धर्म गुरु थे, जो आज ही भारत के अंदर रहते हैं, भारत में ही हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था, उनको शरण दे दी थी, जिसके कारण चीन ने इसको अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप समझा और जिसके कारण फिर हमारे संबंध वहाँ से बिगड़े और आगे चलकर यही युद्ध का कारण बना। अब हमारे संबंधों को सुधारने के क्या क्या प्रयास किए गए उसको समझते हैं जल्दी फटाफट। तो सबसे पहला क्या है, पंचशील समझौता। दोनों देशों के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। 5 बातों को लेकर के समझौता किया गया था, लेकिन ये समझौता ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि जब तिब्बत पे आक्रमण हुआ और हमने दलाई लामा को शरण दे दी, तो चीन ने इस समझौते को तोड़ दिया, ये कहते हुए कि भारत क्या है, हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। 1981 में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत शुरू की गई। 1988 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया और संबंधों में कुछ सुधार आया। तो ये एक बहुत ही लंबे टाइम, लगभग 2 दशक से ज़्यादा के बाद भारत की तरफ से चाहे चीन की तरफ से कोई जो प्रधान सेवक है, जो लीडर है, वो क्या है, चीन के दौरे पे गए। तो राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी 1988 में चाइना के दौरे पर गए थे, जिससे कि क्या है, दोनों देशों के संबंधों में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, आर्थिक सहयोग बढ़ा और व्यापार में वृद्धि हुई। तो ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि आज क्या है, व्यापार में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है दोनों देशों के बीच में। आगे ठीक है, तो रूस अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो रूस को हम रहने देते हैं। ठीक है, रूस को छोड़ देते हैं, पहले था अब नहीं है सिलेबस में। चलिए अगला है जापान। ठीक है, तो जापान और द्वितीय विश्व युद्ध को पहले समझते क्या रहा जापान का पूरी जर्नी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान धुरी राष्ट्रों में शामिल था, हम सभी जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत यानी सन 1945 में जापान पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम से हमला किया गया, उसमें परमाणु बम गिराया गया। तो हम जानते हैं कि दुनिया में एकमात्र देश जापान ही ऐसा है जो अभी तक परमाणु बम के हमले को झेल चुका है। 2 शहर हैं उसके, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, ये बम जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे और इन बमों का नाम लिटिल बॉय और फैट मैन था। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन बमों की वजह से जापान में बहुत भारी तबाही हुई और जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो उसने सरेंडर कर दिया, क्योंकि जापान के जो 2 बड़े प्रमुख शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों ही शहरों को क्या है, बम से उड़ा दिया जाता है। इसके बाद जापानी अर्थव्यवस्था के विकास की शुरुआत हुई और आज जापान विश्व के कुछ मुख्य देशों में से एक है। तो इन सब के बावजूद भी अगर हम देखें तो आज जापान दुनिया की सबसे सुपर पावरों में से एक है। ठीक है, हर फील्ड में जापान आगे है। इसके अलावा अगर आप देखो तो जापान की जोग्राफिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पे समय समय पर नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी जापान क्या है, काफ़ी ज़्यादा आज आगे है। चलिए जापान की भौगोलिक विशेषताओं को जल्दी समझते हैं। तो क्या है,
जापान पूर्वी एशिया का एक देश है। क्षेत्रफल के मामले में जापान विश्व में 63 नंबर पे आता है। जनसंख्या के अनुसार इसका स्थान विश्व में 11वां है। ठीक है, जापान के ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ी और जंगलों से घिरा हुआ है। जापान विश्व में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी आदि से प्रभावित होता है। तो ये जापान की एक बड़ी समस्या है, लेकिन इन सबके बावजूद भी जापान के लोगों का मनोबल नहीं टूटता। वो लोग क्या है, काफ़ी मजबूती से इसका सामना करते रहे। चलिए आगे देखते हैं। जापान की राजनीतिक विशेषताओं को। जापान में संवैधानिक राजतंत्र, यानी वहाँ पर राजा भी होता है और लोकतंत्र भी है। ठीक है, तो दोनों ही है। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री भी हैं और राजतंत्र भी है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो राजतंत्र है वो उनका पुराने इतिहास का पार्ट है, इसलिए उस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन आज के समय में लोकतंत्र ज़रूरत है, तो इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र को भी अपना रखा। लेकिन राजतंत्र सिर्फ वहाँ पे नाम मात्र का, कोई ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। वर्तमान में जापान के राजा नूरोहितो है। जापान की राजनीतिक मुखिया वहाँ का प्रधानमंत्री होता है, जिस प्रकार से भारत में हमारा मुखिया प्रधानमंत्री होता है वैसे। वर्तमान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे, वैसे अब शिंजो अबे नहीं रहे हैं, ये पुराने हैं। ठीक है, ये अपडेट करना रह गया, कोई नहीं, देख लेना। यहाँ के राष्ट्रभाषा जैपनीज़ है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि भाई जापान अपने कल्चर से बहुत प्यार करता है, ये लोग अपने कल्चर को नहीं छोड़ते। जापान की आर्थिक विशेषताओं की बात करते हैं तो जापान विश्व का सबसे आधुनिक प्रौद्योगिकी वाला देश है। जीडीपी के अनुसार इसका विश्व में तीसरा स्थान है। अब देख रहे हो कि इन सब के बावजूद भी क्या है, एक अच्छी खासी पोजीशन है जीडीपी के मामले में। यह तीसरे नंबर पे है और भारत किस नंबर पे है ये आप बताओगे कमेंट में। चलिए, प्रत्येक प्रकार के उत्पादों का जापान द्वारा निर्यात किया जाता है। इतनी सारी आपदाओं से घिरा होने के बावजूद भी जापान विकास के क्षेत्र में अन्य देशों से कहीं आगे है। तो इन सभी समस्याओं के बाद, परमाणु बम, चाहे प्राकृतिक आपदा, इन सब के बावजूद भी जापान काफ़ी ज़्यादा आगे है। जापान की काफ़ी ज़्यादा एक विशेषता है। नेक्स्ट, जापान की सैन्य विशेषताओं को बात करते हैं तो जापान की सेना विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। सेना पर किए जाने वाले खर्चों के अनुसार विश्व में जापान का चौथा स्थान है। उच्च गुणवत्ता की प्रौद्योगिकी जापान सेना की मुख्य विशेषता है। सैन्य ताकत के मामले में भी जापान विश्व में कुछ सबसे बड़े देशों में से एक है। तो भाई क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा यहाँ की एडवांस है, सबसे ज़्यादा यही है। अभी भारत में आपको पता है जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी जापान के साथ ही दोनों देशों का संबंध में वो है और उसके कारण कोऑर्डिनेशन भी चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपने देखा था अटल सेतु बना है दो महीने पहले, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया, वो भी जापान की कंपनी द्वारा ही शुरू किया, वहाँ बनाया गया एक आपका हाईवे। हर क्षेत्र की तरह सैन्य ताकत में भी जापान विश्व के बड़े देशों के बीच स्थित है। तो जैसे हर क्षेत्र में जापान आगे है, वैसे ही सैन्य मामलों में भी क्या जापान की एक अच्छी खासी स्थिति है। और नेक्स्ट टॉपिक हमें भारत के बारे में पढ़ना है। तो वैसे भारत के बारे में ऑलरेडी जानते हो, लेकिन थोड़ा सा फटाफट जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत शुरुआती दौर 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ और ब्रिटिश शासन भारत मुख्य रूप से दो देशों में बट गया, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली और उस आज़ादी के साथ हमें एक बड़ी त्रासदी दुर्घटना झेलनी पड़ी और वो थी दोनों देशों के बीच में विभाजन, बंटवारा। ठीक है, जो हिस्सा भारत के क्षेत्र में आया उसमें भी दो अलग अलग हिस्से थे। पहला भारत, दूसरे थे देसी रजवाड़े। आज़ाद होने के साथ ही भारत के सामने बड़ी चुनौती थी इन देसी रजवाड़ों को भारत में शामिल करना। तो हम सभी जानते हैं कि एक बड़ी चुनौती भारत के सामने ये थी कि भाई वो जो देसी रजवाड़े थे उस ज़माने में, उन रजवाड़ों को भारत में शामिल करना ये काफ़ी बहुत बड़ी चुनौती थी। आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन, भारत पंचशील समझौता 1954 में चीन के बीच समझौता किया गया। इस समझौते में 5 सिद्धांत थे। एक दूसरे की अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करना, परस्पर आक्रमण ना करना, एक दूसरे की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समान और परस्पर लाभकारी संबंध, शांतिपूर्ण और सहअस्तित्व। ये सारे दोनों देशों के बीच में 5 बातें थी जिन पर दोनों देशों ने एग्रीमेंट किया था 1954 में। पंचशील समझौता कहा जाता है। इसको ज़्यादा डिटेल से आप सेकंड बुक के 4th चैप्टर में पढ़ोगे। चलिए, तिब्बत की समस्या। तो तिब्बत की समस्या, तिब्बत भारत और चीन के बीच स्थित एक छोटा सा देश है। चीन शुरू से तिब्बत पर अपना अधिकार जताता हुआ आया है और भारत का मानना है इससे ठीक उल्टा था।
तो भारत मानता है कि तिब्बत पर उसका अधिकार नहीं है, तिब्बत एक स्वतंत्र देश है, लेकिन चीन हमेशा से तिब्बत पर गलत निगाहों से देखता है और उसको अपने कब्जे में लेने की था। और 1957 में चीन ने अपने अधीन ले भी लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल 1954 को कुछ शर्तों के साथ भारत ने तिब्बत पर चीन के अधिकार को स्वीकार कर लिया और चीन ने वादा किया कि तिब्बत को अधिक स्वायत्ता प्रदान की जाएगी, और ऐसा नहीं हुआ। तिब्बत में चीन का शासन के विरुद्ध में सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया और जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां से भाग भाग के भारत की तरफ आने शुरू हो गए। इस विरोध को चीन की सेनाओं द्वारा दबा दिया गया। स्थिति खराब होते हुए तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने 1959 में भारत की शरण मांगी और भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। इस कदम को चीन ने उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया और इस कदम का कड़ा विरोध किया गया चीन के द्वारा, और यही रीज़न था जहाँ से क्या है हमारे संबंध बिगड़ते चले गए। भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को पढ़ते हैं, ये कि पुराना विवाद है जो शुरू से अभी तक चल ही रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र को लेकर के था और अभी भी है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में चीन पूरी तरह से अपना अधिकार जताता है और बीते कुछ महीनों में चीन ने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख दोनों का ले लिया है, जिसके कारण वहाँ के जो लोकल लोग हैं इसका विरोध कर रहे, लेकिन हमारी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। चीन ने भारत के इन हिस्सों पर अपना अधिकार जताया और भारत ने कहा कि यह मामला अंग्रेज़ों की समय सुलझाया जा चुका है, पर चीन इस बात से इनकार कर दिया। 1957 और 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, वहाँ सड़क बनानी शुरू कर दी। तो ये सारे वो कदम देखो कि क्या है, संबंध बिगड़ते चले जा रहे हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच काफ़ी सारी चर्चाएं पर समस्याएं सुलझाई ना जा सकी। कई बार दोनों देशों की सेना के बीच झड़प भी हुई, पर कोई हल नहीं निकला। पंचशील समझौते पर चीन पर भरोसे के कारण नेहरू जी को कभी ऐसा नहीं लगा कि चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है। इस पर नेहरू जी को गलत साबित हुए। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। तो भी नेहरू जी को ऐसा लगता था कि कभी भी चीन भारत में हमला नहीं करेगा, क्योंकि दोनों देशों के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हुआ इसके अपोजिट। 1962 में हम सभी जानते हैं कि चीन ने हमला कर दिया भारत पे। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले के कारण भारत को तैयारी का कोई मौका नहीं मिला और चीनी सेना भारत में काफ़ी अंदर तक आ गई। अंत में चीन द्वारा अचानक युद्ध का विराम घोषणा कर दी गई और भारत के इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। तो हम सभी जानते हैं कि इस युद्ध में भारत बहुत बुरी तरीके से हार गया और हमारा भारत की सेना थी और भारत का मनोबल काफ़ी टूट गया था इस युद्ध के बाद। युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए जल्दी से देखते हैं। भारत इस युद्ध में बुरी तरीके से हारे, हमें हार का सामना करना पड़ा। भारतीय विदेश नीति की आलोचना की गई, भारत की जो विदेश नीति इसकी बहुत बड़ी संख्या में आलोचना होने लगी। कई बड़े सैन्य कमांडरों ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इससे सेना का मनोबल काफ़ी ज़्यादा टूट गया था, हमारी सेना हताश हो गई थी और जो बड़े बड़े कमांडर इन्होंने इसके कारण इस्तीफा दे दिया। रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया। माना जाता है कि वी.के. कृष्ण मेनन ये वही व्यक्ति थे जो उस ज़माने में भी 1960 के टाइम पीरियड में इनके ऊपर बड़े बड़े घोटाले के आरोप लगे थे। इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए कई सारे जीप को तो खरीद में दिखा दिया, लेकिन वो जीप कभी भी भारतीय सेना में शामिल नहीं हुई। तो इन पर कई सारे घोटाले के बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं। पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास पत्र लाया गया, तो ये भारत में उस टाइम पीरियड में पहली बार था 1947 के बाद कि भाई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव आप 11th में ऑलरेडी पढ़ के आए हो। भारत में मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हो गया। ठीक है, नेहरू की छवि को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, उनकी छवि काफ़ी धूमिल हो गई। चलिए, तो भारत पाकिस्तान आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा कुछ और देश हैं जो आज वर्तमान में एक सत्ता के केंद्र के रूप में उभर के सामने है, तो उसके बारे में शॉर्ट में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला है ब्राज़ील। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्राज़ील एक महत्वपूर्ण उभरता हुआ केंद्र है। तो दक्षिण अमेरिका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देशों में से एक है और इसकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी बड़ी है। इसकी तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था ने इसको एक वैश्विक खिलाड़ी बना दिया है। तो आज ये काफ़ी वैश्विक रूप से समृद्ध देशों में से एक है। इसके अलावा जो ब्राज़ील है ये भी यूएनओ की स्थायी सदस्यता के लिए बार बार आवेदन करता है और डिजर्व भी करता है, लेकिन हम जानते हैं कि अमेरिका इसके खिलाफ वीटो लगा के इसको रोक देता है। अगला है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है,
तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप सबसे प्रमुख देश है दक्षिण अफ्रीका अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, विकसित अवसंरचना और बढ़ती आर्थिक भूमिका के लिए जाना जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका अपने संसाधनों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। कई सारे मामलों में प्राकृतिक चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं बड़ी संख्या में। यह महाद्वीप एक महत्वपूर्ण शक्ति के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है। इसलिए आप देखोगे तो भारत पिछले कुछ सालों में दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने संबंध सुधार भी रहा है। लास्ट ईयर जब G20 की सबमिट हुई तो दक्षिण अफ्रीका को भारत ने इनवाइट किया, बल्कि जो दक्षिण अफ्रीका है वो G20 का मेंबर नहीं था, ठीक है। आगे मध्य पूर्व जो सेंट्रल ईस्ट है, तेल और गैस के प्रमुख भंडार के साथ मध्य पूर्व क्षेत्र एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऊर्जा का केंद्र बना है। साथ ही इस क्षेत्र में बढ़ते हुए अरब राष्ट्र की वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका निभाने लगा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ठीक है, क्योंकि इस पे प्राकृतिक संसाधन इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। सो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और अपने वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है, और अपना फीडबैक ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू।